हेलो। तो आज हम एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 7th की 4th चैप्टर पढ़ेंगे। हमने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चैप्टर इससे पहले के वीडियो में पढ़ चुका था। तो 4th चैप्टर में क्या है, मुग़ल साम्राज्य। इसमें मुग़ल साम्राज्य के बारे में बताया गया है। और ये जो दिखाई दे रहा है ये लाल किला है। तो आप देखते होंगे अभी स्वतंत्रता दिवस पर यहाँ पे लाल किले पर झंडा फहराया जाता है प्रधानमंत्री के द्वारा। यहाँ पर पहले यहाँ पे जो मुग़ल शासक थे उनका साम्राज्य था ये। तो देखते हैं यहाँ पे मुग़ल शासक का जो साम्राज्य था। तो मुग़ल थे कौन, मुग़ल कौन थे? तो मुग़ल दो महान शासकों के वंशज थे। दो महान शासकों के वंशज थे वे। माता की ओर से मंगोल शासक चंगेज खान, जो कि चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज्य करता था, उसके उत्तराधिकारी थे। एक जो माता की ओर से थे वो, और दूसरे थे जो पिता की ओर से, वे ईरान, इराक एवं वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के वंशज थे। दूसरे जो थे वो तैमूर के वंशज थे। तो एक माता की ओर से और एक पिता की ओर से, ऐसे दो मुग़ल शासक का वंश था। तो यहाँ पे जो तैमूर के वंशज थे वो अपने आप को गर्व महसूस करते थे कि हम तैमूर के वंशज हैं, क्योंकि इस महान पूर्वज ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। तो उनको गर्व होता था कि हम तैमूर के वंशज हैं। तैमूर, ये जो चित्र दिखाई दे रहा है वो मध्य में जो बैठा है ये तैमूर है। और फिर उनके इधर 4 लोग और इधर 5 लोग बैठे हुए हैं। उनमें से तैमूर बैठा है बीच में। उसके बाद उनके दाहिनी ओर उनका पुत्र मीरन शाह, और फिर उसके बाद अबू सैद, फिर उनकी बाईं ओर मोहम्मद मिर्ज़ा, जो कि बाबर का परदादा था, और उमर शेख। तैमूर के दाहिने ओर मुग़ल सम्राट बाबर, अकबर और शाहजहां हैं। तैमूर के दाहिने ओर तीसरे, चौथे और 5वें स्थान पर तीसरे, चौथे और 5वें स्थान पर कौन है? बाबर, अकबर और शाहजहां। उनकी दाईं ओर उसी क्रम पर हुमायूं, जहांगीर और औरंगजेब हैं। हुमायूं, जहांगीर और औरंगजेब। तो ये हुमायूं, जहांगीर, औरंगजेब ऐसे करके ये पूरे लोग बैठे हुए हैं। ये उनकी वंशावली है। वंशावली का पूरा चित्र है, एक साथ सब बैठे हुए हैं। मुग़ल सैन्य अभियान देखते हैं। मुग़ल सैन्य अभियान, वो प्रथम मुग़ल शासक बाबर, जो कि 1526 से 1530 तक इनका काल रहा, ने जब 1494 में फरघाना राज्य का उत्तराधिकारी प्राप्त किया। तो जब बाबर ने फरघाना राज्य का उत्तराधिकारी प्राप्त किया तो उसकी आयु बहुत ही कम थी। वो मात्र 12 साल की उम्र में उन्होंने उत्तराधिकार प्राप्त किया था और वहाँ पे शासक बना था। मंगोलों की जो दूसरी शाखा थी वो उज़्बेकों के आक्रमण के कारण अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी थी। अनेक वर्षों तक भटकने के बाद उन्हें 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया, और उसके बाद काबुल पर इसने कब्जा किया, और 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया था। 1526 में तो यहाँ पे पानीपत में युद्ध हुआ था और उसे हराया था। दिल्ली और आगरा को भी अपने कब्जे में कर लिया। तो पानीपत का युद्ध हुआ, उसके बाद दिल्ली और आगरा को भी इसने अपने कब्जे में कर लिया था। तो जो बाबर था वो बहुत ही कम आयु में, 12 वर्ष की आयु में उसने उत्तराधिकार प्राप्त किया था।
युद्ध में प्रयोग होने वाले बारूद की तकनीक भारत की 14वीं सदी में लाई गई थी। तो जो बारूद का तकनीक था वो 14वीं सदी में लाया गया था। आग्नेयास्त्रों के लिए इसका प्रयोग सबसे पहले गुजरात में हुआ था, मालवा में हुआ था और दक्कन में हुआ था। आरंभिक 16वीं सदी में बाबर द्वारा इसका प्रयोग किया गया था। सबसे पहले बारूद का प्रयोग बाबर द्वारा किया गया था, जो कि 16वीं सदी में किया गया था, ऐसा इसमें लिखा गया है। तो यहाँ पे ये तोप दिखाई दे रहे हैं और ये घोड़े। तो जब इनमें बारूद का उपयोग होने लगा और उसके बाद बंदूक का उपयोग होने लगा, तब इनको घोड़े हाथियों की ज़रूरत नहीं थी। जब तक ये तलवार से लड़ते थे तब उनको घोड़ों की ज़रूरत अत्यधिक रहा करती थी। 16वीं शताब्दी में युद्धों में तोप दिखाई दिए हैं और गोलाबारी का पहली बार इस्तेमाल हुआ। तो 16वीं शताब्दी में पहली बार इस्तेमाल हुआ था। 16वीं शताब्दी में युद्ध में तोप और गोला बारूद का पहली बार इस्तेमाल हुआ। बाबर ने इनका पानीपत की लड़ाई में प्रभावी ढंग से प्रयोग किया और बाबर ही इनका प्रभावी ढंग से प्रयोग किया। कब? फर्स्ट बार कब किया? पानीपत की लड़ाई में। मुगल अभियान और घटनाएं। बाबर 1526 में पानीपत के मैदान में इन्होंने इब्राहिम लोदी और अफ़गान समर्थकों को हराया था। तो पानीपत का युद्ध कब हुआ था? एक बार 1526 में, फिर सेकेंड खनुआ का युद्ध हुआ वो 1527 में, फिर 1528 में चंदेरी। 1526 में इन्होंने इब्राहिम लोदी को हराया, खनुआ में राणा सांगा और राजपूत राजा और उसके समर्थकों को हराया था, और 1528 में चंदेरी में राजपूतों को हराया था। 2 बार इन्होंने राजपूतों को हराया और 1 बार इब्राहिम लोदी को हराया था। तो इस तरह से 1526, 1527 और 1528। और इनकी मृत्यु हुई उससे पहले ही इन्होंने दिल्ली में और आगरा में दोनों जगह अपना शासन स्थापित कर लिया था। यहाँ पर जो मुगल साम्राज्य था उनका नियंत्रण, मुगल राजाओं, मुगल शासकों का नियंत्रण स्थापित हो चुका था, तब उनकी मृत्यु हुई। उसके बाद हुमायूं के बारे में है। हुमायूं ने अपने पिता की वसीयत के अनुसार जायदाद का बंटवारा किया। प्रत्येक भाई को एक एक प्रांत मिला। उसके भाई मिर्जा कामरान की महत्वाकांक्षाओं के कारण हुमायूं अपने अफगान प्रतिद्वंदियों के सामने फीका पड़ गया। शेर खान ने हुमायूं को 2 बार हराया था। तो हुमायूं 2 बार हारा था, एक बार चौसा में, एक बार कन्नौज में। 1939 में चौसा के युद्ध में हुमायूं हारा था और 1940 में कन्नौज में हुमायूं हारा था। इन पराजयों के ईरान की ओर भागने को बाध्य किया। तो ये जो 2 बार पराजय हुआ उसके बाद ईरान की ओर भागने पे विवश हो गया और वो ईरान चला गया। तो ईरान में जब गया तो हुमायूं ने वहाँ पे सफ़ाविद शाह से हेल्प मांगी और उसने 1555 में दिल्ली में पुनः कब्जा कर लिया। उसने वहाँ ईरान में जाके सफ़ाविद शाह से मदद ली और उसके बाद फिर से वो युद्ध किया और 1555 में पुनः दिल्ली पर वो कब्जा कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट ईयर एक बिल्डिंग गिरा और उस दुर्घटना में हुमायूं की मृत्यु हो गई। तो हुमायूं का काल था 1540 से 1556 के बाद कौन आते हैं? अकबर 1556 से 1605 में। तो बाबर ने भी 12 वर्ष की आयु में उत्तराधिकारी प्राप्त किया था। अकबर ने 13 वर्ष की अल्पायु में सम्राट बना था अकबर। तो उसके शासन काल को 3 भाग में डिवाइड करते हैं, 3 अवधियों में विभाजित किया जाता है। जैसे कि 1556 से 1570, 1570 से 1585 और 1585 से 1605 में। तो इस प्रकार 1556 से 1570 के मध्य
अपने संरक्षक बैरम खां और अपने घरेलू कर्मचारियों से स्वतंत्र हो गया था। उसने सूरी और अफगानों निकटवर्ती राजाओं मालवा और गोंडवाना तथा अपने सौतेले भाई मिर्जा हाकिम और उज़्बेकों के विद्रोह को दबाने के लिए सैन्य अभियान चलाया। 1568 में सिसोदियों की राजधानी चित्तौड़ और 1569 में रणथंभौर पर इन्होंने कब्जा किया। फिर नेक्स्ट इनकी अवधि है 1570 से 1585 के मध्य गुजरात के विरुद्ध। इस दौरान उन्होंने गुजरात के विरुद्ध सैनिक अभियान प्रारंभ किया और इसके बाद पूर्व में बिहार, बंगाल और उड़ीसा में भी अभियान चलाए। तो पहले गुजरात में, फिर बिहार, बंगाल और उड़ीसा। 1579 से 80 में मिर्ज़ा हाकिम के पक्ष में हुए विद्रोह ने और जटिल कर दिया। तो बाद में मिर्ज़ा हाकिम के अगेंस्ट में, उसके पक्ष में जो विद्रोह हुआ वो और जटिल कर दिया। और फिर तीसरी अवधि आती है 1585 से 1605 तक। इसके मध्य में अकबर के साम्राज्य का विस्तार हुआ। तो इस दौरान अकबर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उन्होंने कांधार पर कब्जा कर लिया, कश्मीर को भी अपने में शामिल किया, कांधार को अपने में शामिल किया, कश्मीर को अपने में शामिल किया और बरार, खानदेश, अहमदनगर इन राज्यों को भी अपने में शामिल कर लिया। अपने शासक के अंतिम वर्षों में अकबर की सत्ता राजकुमार सलीम के विद्रोहों के कारण लड़खड़ाई। जो राजकुमार सलीम था उसके कारण इनकी जो सत्ता थी उसमें कमी आई। इस प्रकार यही सलीम आगे चलकर सम्राट जहांगीर कहलाया। तो जो सलीम यहाँ पे नाम लिखा गया है वो आगे जाके यही जहांगीर कहलाए। तो अकबर के बाद जहांगीर। अकबर एक महान शासक थे क्योंकि इन्होंने हिंदुओं के लिए मंदिर, हिंदुओं की भी बातें सुना करते थे और हिंदू मुस्लिम सबको लेकर चलते थे। जहांगीर का शासन 1605 से 1627 तक था। जहांगीर ने अकबर के सैन्य अभियानों को आगे बढ़ाया। मेवाड़ के सिसोदिया शासक अमर सिंह ने मुगलों की सेवा स्वीकार की। इसके बाद सिखों, अहोमों और अहमदनगर के खिलाफ अभियान चलाए गए जो पूर्णतः सफल नहीं हुए। तो जहांगीर के शासन के अंतिम वर्षों में राजकुमार खुर्रम, जो बाद में शाहजहां कहलाए, तो जो सलीम थे वो जहांगीर कहलाए, जो खुर्रम थे वो शाहजहां कहलाए। तो शाहजहां कहलाए। तो जो खुर्रम थे, राजकुमार खुर्रम, उन्होंने विद्रोह किया और जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने शाहजहां को फांसी पर धकेलने के प्रयास किए जो कि असफल रहा। तो इस प्रकार जहांगीर का काल था 1627 से 1656 तक शाहजहां का काल आता है। तो शाहजहां ने दक्कन में इन्होंने अभियान किया और उसके बाद इन्होंने बुंदेलों को हराया और ओरछा पर भी कब्जा किया। इस प्रकार इन्होंने 1656 से 58 में शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकारी को लेकर झगड़ा शुरू हो गया और औरंगजेब की विजय हुई। तो जो शाहजहां के पुत्र थे वो आपस में ही उत्तराधिकारी को लेकर झगड़ने लगे थे और उसमें जो उनका बेटा था औरंगजेब, उनकी विजय हुई और दारा सिकोह समेत उनके तीनों भाइयों को मौत के घाट उतार दिया गया। युद्ध में उनको मार दिया गया और औरंगजेब इसमें विजय रहा। शाहजहां को उसकी शेष जिंदगी आगरा के जेल में कैद कर दिया गया। इसने अपने भाइयों को मारा तीनों को, फिर शाहजहां को आगरा के जेल में कैद कर दिया गया। तो ये औरंगजेब का काल था। इसके बाद 1656 से 1707 तक। तो इन्होंने सिखों के विरुद्ध अभियान चलाया, फिर मारवाड़ और राठौर राजपूतों के खिलाफ विद्रोह किया। जो मारवाड़ और राठौर राजपूत थे वो मुगल के खिलाफ विरोध किए और उसके बाद
मराठा सरदार शिवाजी के विरुद्ध मुगल अभियान प्रारंभ में सफल रहे और औरंगजेब ने शिवाजी का अपमान किया और शिवाजी आगरा स्थित मुगल कैद खाने से भाग निकले थे। इन्होंने शिवाजी का अपमान किया था। उन्होंने अपने को स्वतंत्र शासक घोषित करने के पश्चात मुगलों के विरुद्ध पुनः अभियान चलाए। राजकुमार अकबर ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया, जिसमें उसे मराठों और दक्कन की सल्तनत का सहयोग मिला। अंततः वह सफाविद ईरान भाग गया और उसके बाद वह ईरान भाग गया था। और अकबर के विद्रोह के पश्चात औरंगजेब ने दक्कन के शासकों के विरुद्ध सेनाएं भेजी। इसने 1685 में 1698 में इस प्रकार तो 1685 में बीजापुर और 1687 में गोलकुंडा में मुगलों ने अपने राज्य में मिला लिया। तो इन्होंने बीजापुर को और गोलकुंडा को 1685 और 1687 में क्रमशः बीजापुर और गोलकुंडा को मुगल शासक अपने राज्य में इसको मिला लिए थे, जो औरंगजेब का काल था। 1698 में औरंगजेब ने दक्कन में मराठों, जो छापामार पद्धति का उपयोग कर रहे थे, के विरुद्ध अभियान का प्रबंध स्वयं किया। औरंगजेब ने उत्तर भारत में सिखों, जाटों और सतनामियों, उत्तर पूर्व में अहोमों और दक्कन में मराठों के विद्रोह का सामना किया। तो इन्होंने सिखों से, जाटों से, सतनामियों से, अहोमों और दक्कन के मराठों, इनके विद्रोह का सामना किया। उसके बाद जब इसकी मृत्यु होती है, उसके पश्चात उत्तराधिकारी के लिए फिर से युद्ध होता है। जैसे शाहजहाँ की मृत्यु हुई तो उत्तराधिकारी के लिए युद्ध हुआ। औरंगजेब ने अपने तीनों भाइयों को मारा और शाहजहाँ को कैद किया आगरा। तो आगे है उत्तराधिकार की मुगल परंपराएं। इसमें ज्येष्ठाधिकार और सहदायाद है। तो ज्येष्ठाधिकार क्या होता था कि कोई भी राजा या कोई भी शासक अपने ज्येष्ठ पुत्र को उत्तराधिकारी बना दिया जाता था। वैसे ही सहदायाद में कुछ अंतर है। सहदायाद क्या होता है कि जितने भी पुत्र हैं उन समस्त पुत्रों को बराबर विभाजन कर दिया जाता था। ये है सहदायाद। तो इसमें क्या है देखते हैं। मुगल ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे। तो जो मुगल शासक थे वो ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे। उसमें ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता था। तो इसके विपरीत उत्तराधिकार में वे सहदायाद की मुगल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे। तो ये मुगल और तैमूर वंशों की प्रथा क्या थी? सहदायाद। उसमें क्या किया जाता था कि जिसमें उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था। इस प्रकार इसमें होता था। और नेक्स्ट है मुगलों के अन्य शासकों के साथ संबंध। तो मुगल जो अन्य शासक थे उनमें उनको अगर जीत लेते थे तो उनको सत्ता उनकी स्वीकार करनी पड़ती थी और इस प्रकार मुगल शक्तिशाली होते गए और कई शासक ने स्वेच्छा से उनकी सत्ता स्वीकार कर ली थी। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण होगा राजपूत। और इस प्रकार से मुगल घराने में जो राजपूत शासक थे वो अपनी पुत्रियों का विवाह करके ये अपने उच्च पद को प्राप्त कर लेते थे। राजा उनको उच्च पद पर दे दिया जाता था इस प्रकार से। और कुछ राजपूत थे जो कि इसका विरोध भी करते थे, जो कि शामिल नहीं होते थे, इनकी सत्ता स्वीकार नहीं करते थे। तो इसमें देखते हैं, इसमें उदाहरण राजपूतों के साथ मुगल की शादियाँ। तो जहांगीर की माँ कछवा राजकुमारी थी, जो कि वर्तमान जयपुर मतलब अंबर की राजपूत शासक की पुत्री थी। कौन? जहांगीर की माँ। उसी प्रकार शाहजहाँ की माँ वो राठौर राजकुमारी थी, वो भी राजपूत थी। वो कहाँ? वर्तमान जोधपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी, मारवाड़ से। तो ये उनकी सत्ता स्वीकार कर लेते थे और जिससे उनको उच्च पद दे दिया जाता था। नेक्स्ट है मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत। लंबे समय तक मुगलों की सत्ता को स्वीकार करने से इनकार करते रहे, परंतु जब वे हारे तो मुगलों ने उनके साथ सम्मानी व्यवहार किया। उन्हें जागीरें मतलब जो वतन जागीर के रूप में वापस कर दी, मतलब उनको अपने कब्जे में नहीं लिया। और पराजित करने परंतु अपमानित न करने के बीच सावधानी से बनाए गए संतुलन की वजह से मुगल भारत के अनेक शासकों और सरदारों पर अपना प्रभाव बढ़ा पाए। तो ये जब उनकी जागीरें नहीं इन्होंने हड़पी तो उससे ये अपना संतुलन बना लिए, मतलब अपना भरोसा, वो अपना प्रभाव बढ़ा पाए।
उन शासकों पे, लेकिन इसको हमेशा वो बरकरार नहीं रख पाए क्योंकि जब शिवाजी मुगल सत्ता स्वीकार करने आए तो औरंगजेब ने उनका अपमान किया था। नेक्स्ट देखते हैं मनसबदार और जागीरदार। मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्हें कोई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत अथवा पद मिलता था। सरकारी हैसियत या उनको कोई पद मिलता था। यह मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी जिसके जरिए पद, वेतन, सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। तो मनसबदार, जागीरदार, ये शब्द का मीनिंग याद रखिएगा। और ये पद और वेतन का निर्धारण जात पर निर्भर करता था। जात की संख्या जितनी अधिक होती थी, दरबार में अभिजात की प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ जाती थी और उसका वेतन भी उतना ही अधिक होता था। तो जितनी अधिक उनकी जात होती थी उनका उतना ही ज़्यादा उनका वेतन होता था और उतनी ही ज़्यादा उनकी प्रतिष्ठा होती थी दरबार में। तो ये सब निर्भर करता था किस पे? जात पे। मनसबदार अपने सवारों को निरीक्षण के लिए लाते थे। वे अपने सैनिक के घोड़ों को दगवाते थे। तो ये याद रखिएगा, जो मनसबदार होते थे उनके अंडर में सैनिक होते थे और सैनिकों के जो घोड़े थे उनको दगवाते थे और सैनिकों का पंजीकरण करवाते थे। तो उन पे एक ऐसे मतलब वो एरिया जल जाता था घोड़ों का, तो उस प्रकार से उनको दगवा के और उनका पंजीकरण करवाते थे। इन कार्यवाहियों के बाद उन्हें सैनिक को वेतन देने के लिए धन मिलता था। इसके बाद उनको धन मिलता था। और मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे। तो मनसबदार थे वो अपना वेतन कैसे करते थे? वो राजस्व एकत्रित करते थे और उस प्रकार से उनको उनका वेतन मिलता था, जिन्हें जागीर कहते हैं। जागीर, तो इसे ही जागीर कहते हैं। जो वो राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में जो पाते थे वो उनकी जागीर थी। तो तकरीबन इक्ताओं के समान थी। तो हम इक्ता ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो मनसबदार राजस्व एकत्रित करते थे वो और उससे ही उनका वेतन मिलता था और जिसे जागीर कहते थे, जो कि इक्ता और मुक्ति हम पहले पढ़े हैं। तो ये इक्ताओं के समान ही थी। मनसबदार मुक्तियों से भिन्न अपने जागीरों पर नहीं रहते थे और न ही उन पर प्रशासन करते थे। उनके पास अपनी जागीरों से केवल राजस्व एकत्रित करने का अधिकार था। तो उनके पास क्या अधिकार था कि वो अपने जो जितना उनका जागीर है उससे वो राजस्व एकत्रित करें, इतना ही अधिकार उनको था। और अकबर के शासनकाल में इन जागीरों का सावधानीपूर्वक आकलन किया जाता था ताकि इनका राजस्व मनसबदार के वेतन के तकरीबन हो। मतलब मनसबदार का जितना वेतन रहता है उसके बराबर हो लगभग। ये अकबर के शासनकाल में इसका आकलन किया जाता था, लेकिन औरंगजेब के शासनकाल में ऐसा नहीं था। औरंगजेब के शासनकाल में पहुँचते पहुँचते वहाँ की स्थिति बदल गई और वहाँ पे मनसबदार का वेतन बहुत कम था, क्योंकि वहाँ पे जो मनसबदारों की जो संख्या थी उसको बढ़ा दिया गया, जिससे कि बहुत अधिक मनसबदार हो गए। उनको जागीरें कम मिली, जागीरें उनके बीच में बट गई इस प्रकार से। और इन सभी कारणों से जब जागीरों की संख्या कम हुई तो उनको वहाँ पे राजस्व भी कम मिलने लगा। अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में औरंगजेब इन परिवर्तनों पर नियंत्रण नहीं पा सका और इस कारण किसानों को अत्यधिक मुसीबत का सामना करना पड़ा। तो किसान इससे परेशान हो गए। अब आगे देखते हैं हम। यहाँ पे एक डायग्राम दिखाया गया है अपने सवारों के साथ एक मनसबदार अभियान पर।
ये मनसबदार है, ये है मनसबदार। और जो ये डायग्राम दिख रहा है यहाँ पे, ये एक अधिकारी है जो कि ये जो किसान है उनको सजा दे रहा है। छड़ी दिखाई दे रही है, छड़ी से मार रहा है इनको। और यहाँ ऊपर में जो डायग्राम दिख रहा है उसमें ये एक जो भ्रष्टाचार, जो शासक जो भी है भ्रष्टाचार आदमी, वो किसान से वो ले रहा है, रिश्वत ले रहा है। ये देखिए, और ये किसान से रिश्वत ले रहा है। तो यहाँ पे जब्त और जमींदार। जब्त क्या है? मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था। अधिकतर स्थानों पर किसान ग्रामीण कुलीनों यानी कि मुखिया या स्थानीय सरदारों के माध्यम से राजस्व देते थे। समस्त मध्यस्थों के लिए, चाहे वह स्थानीय ग्राम के मुखिया हो या फिर शक्तिशाली सरदार हो, तो चाहे वह स्थानीय ग्राम का कोई मुखिया हो या शक्तिशाली सरदार हो, मुगल एक ही शब्द जमींदार का प्रयोग करते थे। चाहे कोई स्थानीय ग्राम का मुखिया हो, चाहे शक्तिशाली सरदार हो, सबके लिए एक ही शब्द का उपयोग होता था। क्या? जमींदार। जमींदार शब्द का उपयोग होता था। ये जो जमींदार होता था वो सभी का वो राजस्व एकत्रित करता था। और अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल ने 10 साल की कालावधि के लिए कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि का सावधानीपूर्वक सर्वेक्षण किया। इन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल के नकद के रूप में राजस्व निश्चित कर दिया गया। तो जो अकबर के समय था उनके राजस्व मंत्री कौन थे? टोडरमल। तो टोडरमल अकबर के राजस्व मंत्री थे, जिन्होंने प्रत्येक सूबे प्रांत को राजस्व मंडलों में बांटा गया और प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग अलग सूची बनाई। ऐसा नहीं कि एक रेट पे सभी फसलों का टैक्स लगेगा, ऐसा नहीं, सबकी अलग अलग दर बनाई उन्होंने, किस पे कितना राजस्व हमको लेना है। और राजस्व प्राप्त करने की व्यवस्था को जब्त कहा जाता है। तो जमींदार, जब्त, मनसबदार, जागीरदार, ये सब याद रखिएगा शब्द। तो जो राजस्व प्राप्त करने की ये व्यवस्था बनाई है उनको जब्त कहा जाता है। जब्त क्या है? सभी फसलों का अलग अलग राजस्व दर, ये है जब्त। जब्त। तो अकबरनामा और आईने अकबरी किसने लिखा था? अबुल फजल। अबुल फजल ने लिखा था अकबरनामा और आईने अकबरी। अकबर की नीतियाँ। अकबर की नीतियाँ नज़दीक से एक नज़र प्रशासन के मुख्य अभिलक्षण अकबर ने निर्धारित किए थे और इनका विस्तृत वर्णन अबुल फजल की अकबरनामा और आईने अकबरी में मिलता है। तो अबुल फजल ने ही आईने अकबरी को लिखा था। अबुल फजल के अनुसार साम्राज्य कई प्रांतों में बटा हुआ था जिन्हें सूबा कहा जाता है। तो अब सूबा वर्ड आ गया। सूबा क्या है? जो साम्राज्य था वो कई प्रांतों में बटा हुआ था, उसे सूबा कहा जाता है। सूबे के प्रशासक सूबेदार कहे जाते हैं और सूबा के जो प्रशासक थे वो सूबेदार कहे जाते थे, जो राजनीतिक तथा सैनिक दोनों प्रकार के कार्यों का निर्वाह करते थे। तो जो सूबेदार थे वो राजनीतिक और सैनिक दोनों प्रकार के कार्यों का निर्वाह करते थे। कौन? सूबेदार। प्रत्येक प्रांत में एक वित्तीय अधिकारी भी होता था जो दीवान कहलाता था। प्रत्येक प्रांत में एक वित्तीय अधिकारी होता था जो दीवान कहलाता था। तो दीवान कानून और व्यवस्था बनाए रखने में सूबेदार को अन्य अफसरों का सहयोग प्राप्त था। जो सूबेदार था उसको कानून व्यवस्था बनाए रखने में अन्य जो अफसर थे उनका भी सहयोग प्राप्त होता था, जैसे कि
बख्शी, बख्शी किसे कहते हैं? सैनिक वेतनाधिकारी, सैनिक वेतनाधिकारी को बख्शी कहा जाता है। सदर, धार्मिक और धर्मार्थ किए जाने वाले कार्यों का मंत्री। सदर। फौजदार, फौजदार अर्थात सेना नायक। और कोतवाल, नगर का पुलिस अधिकारी। कोतवाल, कोतवाल क्या करते हैं? नगर का पुलिस अधिकारी। यहाँ पे मतान्धता, ऐसी व्यवस्था या कथन जिसे अधिकार पूर्ण कहकर यह आशा की जाए कि वह उसके बिना कोई प्रश्न उठाए उसे स्वीकार कर लिया जाएगा। मतलब उसे कोई प्रश्न नहीं उठाया जाएगा और वो जो कहेगा उनको हम मान लेंगे, ये है मतान्धता। यहाँ पे नूरजहाँ का फरमान है और जहांगीर के दरबार में नूरजहाँ का प्रभाव। तो जहांगीर के दरबार में नूरजहाँ का प्रभाव क्या था? नूरजहाँ का नाम मेहरुन्निसा था। मेहरुन्निसा ने 1611 में जहांगीर से विवाह किया और उसे नूरजहाँ का खिताब मिला। नूरजहाँ हमेशा जहांगीर के प्रति अत्यधिक वफादार रही और उसको समय समय पर सहयोग देती रही। नूरजहाँ के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए थे। नूरजहाँ, जिसमें एक और उसके स्वयं के खिताब उत्कीर्ण थे और दूसरी ओर यह वाक्य रानी बेगम नूरजहाँ के नाम से गढ़ा हुआ था। तो नूरजहाँ एक अच्छी और ये प्रशासन चलाने में जहांगीर की सहायता करती थी। नेक्स्ट है 1570 में अकबर जब फतेहपुर सीकरी में था तो उसके उलेमा, ब्राह्मणों, जेसुइट पादरियों जो रोमन कैथोलिक थे और जरदुश्त धर्म के अनुयायी के साथ धर्म के मामलों पर चर्चा शुरू की। तो अकबर सभी धर्मों को साथ लेकर चलता था, सबकी सुनता था। वो वहाँ पे चर्चा शुरू किया। ये चर्चाएं एक इबादत खाना बनवा रखा था वहाँ पे ये चर्चाएं होती थी। तो उस इबादत खाने में चर्चाएं शुरू हुई। अकबर की रुचि विभिन्न व्यक्तियों के धर्मों और रीति रिवाजों में थी। अकबर ऐसा नहीं कि सिर्फ मुस्लिम धर्म या जिसमें वो है, जिस धर्म में उसने जन्म लिया है उसको माने, ऐसा नहीं था। वो सभी धर्म के जितने भी धर्म थे, विभिन्न धर्मों के और उनके रीति रिवाजों को लेकर चलता था, उनकी बातों को सुनता था। इस विचार विमर्श से अकबर की समझ बनी कि विद्वान धार्मिक रीति और मतान्धता पर बल देते हैं, वे अक्सर कट्टर होते हैं। उनकी शिक्षाएं प्रजा के बीच विभाजन और असामंजस्य पैदा करती हैं। यह अनुभव अकबर को सुलह, कुल या सर्वत्र शांति के विचार की ओर ले गए। मतलब सभी धर्मों के जो विद्वान थे उन्होंने ये विचार विमर्श किया तो उनको पता चला सभी धर्म के लोग अपने धर्म को ही मानते हैं और वे कट्टर होते हैं अपने धर्म के लिए। इसलिए उन्होंने सुलह, कुल या सर्वत्र शांति का विचार को अपनाया। उन्होंने सहिष्णुता की यह धारणा विभिन्न धर्मों के अनुयायियों में अंतर नहीं करती थी, अपितु इसका केंद्र बिंदु नीति शास्त्र की एक व्यवस्था जो सर्वत्र लागू की जा सकती थी और जिसमें केवल सच्चाई, न्याय और शांति पर बल था। तो उन्होंने सच्चाई, न्याय और शांति का मार्ग अपनाया। अबुल फजल ने सुलह कुल, इस जो उनकी अकबर की विचार थी इसमें उन्होंने मदद की। शासन के इस सिद्धांत को जहांगीर और शाहजहां ने भी अपनाया। तो ये जो था सिद्धांत उसको जहांगीर ने और शाहजहां ने भी अपनाया। अकबर ने कई संस्कृत ग्रंथों के फारसी में अनुवाद कार्यों को भी संपन्न कराया। इस उद्देश्य हेतु उन्होंने फतेहपुर सीकरी में एक मकतब खाना या अनुवाद ब्यूरो की स्थापना की। तो मकतब खाना जो है उसको क्या कहते हैं, उसका मीनिंग है अनुवाद ब्यूरो, मकतब खाना, उसकी स्थापना की। और महाभारत, रामायण, लीलावती और योग वशिष्ठ जैसे कुछ उल्लेखनीय संस्कृत ग्रंथ को अनुवाद कार्यों
के लिए चुना उसने। रज्जमनामा, रज्जमनामा जो है वो क्या है, तो ये रज्मनामा है जो कि महाभारत का फारसी अनुवाद है, उसे रज्मनामा नाम दिया गया है। तो सुलह कुल की नीति किसने प्रारंभ की, उसने अकबर ने प्रारंभ की। अकबर के अन्य समकालीन शासकों के बारे में पता लगाएं, जैसे कि इंग्लैंड के शासक उस समय कौन कौन थे, कभी कभी ये भी क्वेश्चन में आता है। तो इंग्लैंड के शासक रानी एलिजाबेथ 1558 से 1603 तक। ईरान का सफ़ाविद शासक शाह अब्बास 1588 से 1629 तक। और इनसे कहीं ज़्यादा विवादास्पद रूसी शासक जार इवान चतुर्थ बेसिलियमिच 1530 से 1584, जो कि इवान दी टेरिबल नाम से कुख्यात है। इवान दी टेरिबल नाम से कुख्यात है। कौन, जो रूसी शासक जार इवान। तो यहाँ पे हमने पढ़ा है मनसब, मंगोल, सिसोदिया, राजपूत, राठौर, नूरजहाँ और सूबेदार, ये आप सब मिलाइएगा। सहदा या जब्त, जमींदार, सुलह कुल सब यहाँ पे है। मनसब, जागीरदार, तो ये भी हमने पढ़ा है। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, इसका मीनिंग क्या होगा। नेक्स्ट चैप्टर है 5th, शासक और इमारतें। यहाँ पे एक डायग्राम चित्र दे रखा है, जो कि कुतुब मीनार के पहले छज्जे का चित्र है। ये जो दिखाई दे रहा है ये कुतुब मीनार के पहले छज्जे का चित्र है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लगभग 1199 में इसका निर्माण करवाया था। तो इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था, लेकिन इनके अलावा भी इसने पूरा निर्माण नहीं कराया था। तो इसके अलावा भी इसमें और शासक ने भी इसको बढ़ाने में हेल्प की थी। तो यहाँ पे छज्जे के नीचे छोटे मेहराब तथा ज्यामितीय रूपरेखाओं द्वारा निर्मित नमूना है, ये जो दिख रहा है। और मीनार का बाहरी हिस्सा घुमावदार तथा कोणीय है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, ये सब ने बनाया था। यहाँ पे कुतुब मीनार की 5 मंजिली इमारत है। और वहाँ पे अभिलेखों की पट्टियाँ इसके पहले छज्जे के नीचे हैं। जो अभिलेखों की पट्टियाँ इसके पहले छज्जे के नीचे दी गई हैं। इस इमारत को पहली मंजिल का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया। जो पहली मंजिल था सिर्फ उसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। उसके बाद शेष मंजिलों का निर्माण 2229 के आसपास इल्तुतमिश द्वारा करवाया गया। और ये अभी कई वर्षों से है, तो आंधी तूफान और भूकंप आती है तो क्षतिग्रस्त हो गई है। अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक तथा इब्राहिम लोदी ने इसकी मरम्मत कराई है। तो इन सब ने इसकी मरम्मत अपने अपने टाइम पे कराई है कुतुब मीनार की। यहाँ पे अभियांत्रिकी, कौशल तथा निर्माण। तो 7वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य वास्तुकार भवनों में और अधिक कमरे, दरवाजे और खिड़कियाँ बनाने लगे थे। तो ये 7वीं और 10वीं शताब्दी में इन्होंने वास्तुकार ऐसा काम करते थे कि भवनों में वो अधिक खिड़की दरवाजे लगाने लगे थे। छत, दरवाजे और खिड़कियाँ ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पार एक अनुप्रस्थ सह तीर रखकर बनाए जाते थे। और जो कि वास्तुकला की यह शैली है उसको अनुप्रस्थ टोडा निर्माण कहलाई। तो ये एक शैली है वास्तुकला की, अनुप्रस्थ टोडा निर्माण, जिसमें क्या करते थे, छत, दरवाजे, खिड़की 2 ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पार ये अनुप्रस्थ सहतीर रखकर बनाते थे ये। तो ये अनुप्रस्थ टोडा निर्माण की शैली कहलाई। 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में मंदिर निर्माण
किया गया, जिसमें कि शिव स्तुति के लिए कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किया गया, जो कि चंदेल शासक चंदेल राजवंश ने कराया। चंदेल राजवंश राजा धंगदेव द्वारा 999 में किया गया था। ये जो दिखाई दे रहा है चित्र बहुत ही सुंदर, ये है कंदरिया महादेव का मंदिर। तो इसे किसने बनवाया? चंदेल राजवंश राजा धंगदेव द्वारा 999 में बनवाया गया था। इसमें महामंडप बनाया गया था जहाँ नृत्य किया जाता था, और देवी की मूर्ति रखने के लिए गर्भगृह बनाया गया था। गर्भगृह बीच में होता है, इस प्रकार से इसमें महामंडप गर्भगृह सभी बनाए गए हैं, और बहुत ही अलंकृत, बहुत ही सुंदर इसके द्वार बनाए गए हैं, और पूरा मंदिर को बहुत ही अच्छे ढंग से बनाया गया है। नेक्स्ट है, खजुराहो समूह में राजकीय मंदिर सम्मिलित थे, जहाँ सामान्य जनमानस को जाने की अनुमति नहीं थी। ये मंदिर सुपरिष्कृत उत्कीर्ण मूर्तियों से अलंकृत थे। नेक्स्ट है, ये चित्र दिखाई दे रहा है, नीचे भी एक मंदिर है। ये है तंजावुर का राजराजेश्वर मंदिर। राजराजेश्वर मंदिर है ये। उस समय के मंदिरों में सबसे ऊंचा था। जो राजराजेश्वर मंदिर का शिखर है वो उस समय के मंदिर में सबसे ऊंचा था। तो यहाँ पे इतना ऊंचा मतलब ऊपर ले जाने के लिए इतने हैवी पत्थरों के टुकड़ों को ले जाने के लिए, जैसे 90 टन का पत्थर ले गए थे शीर्ष पे, तो उसको ले जाने के लिए इन्होंने कई किलोमीटर का लंबा रास्ता बनाते थे, जिसमें इन्होंने खींच के उस सामान को रोलर के द्वारा ले जाते थे। ऐसा कोई मशीन नहीं था कि ऊपर पहुंचाया जा सके आसानी से, तो इसके लिए कई किलोमीटर उनको चढ़ाई किया जाता था। चारूपल्लम कहा जाता है, जो ये गांव है वहाँ पे चारूपल्लम कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है चढ़ाईदार रास्ते का गांव। तो यहाँ पे कई किलोमीटर से चढ़ाईदार रास्ते का गांव बना, मतलब जो रास्ता बनाया जाता था, इसलिए जो गांव है उसको चारूपल्लम कहा जाता है, जिसका मतलब होता है हिंदी में चढ़ाईदार रास्ते का गांव। तो यह है तंजावुर का राजराजेश्वर मंदिर। नेक्स्ट है, 12वीं शताब्दी में दो प्रौद्योगिकी एवं शैली संबंधी परिवर्तन दिखाई पड़ने लगे। जैसे दरवाज़ों और खिड़कियों के ऊपर की अधिरचना का भार कभी कभी मेहराबों पर डाल दिया जाता था। वास्तुकला का यह चापाकार रूप था। तो ये चापाकार रूप दिखाई दे रहा है। तो ये जो है ये 12वीं शताब्दी में दिखाई देने लगा, जो कि मेहराबों पर इनका भार डाल देते थे। यहाँ पे ये मेहराब दिखाई दे रहा है। ये अलाई दरवाजे का एक मेहराब है। अलाई दरवाजे का मेहराब कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद दिल्ली। ये कुतुब मीनार के पास ही है, कुतुब मीनार में ही है, वहाँ पे कुव्वत इस्लाम मस्जिद, कुतुब मीनार यहाँ है, और जस्ट साइड में ही ये अलाई दरवाज़ा है। तो अलाई दरवाजे का मेहराब प्रारंभिक 14वीं सदी में कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद ये बनाया गया था। निर्माण कार्य में चूना पत्थर सीमेंट का प्रयोग बढ़ गया था। यह उच्च श्रेणी के सीमेंट होती थी। तो जो चूना पत्थर था, ये जो उच्च श्रेणी की सीमेंट थी, तो यहाँ पे दिखाया गया है वही ले जाते हुए। मंदिरों मस्जिदों और हजों का निर्माण। इस मंदिर का निर्माण राजा राजदेव ने अपने देवता राजराजेश्वरम की उपासना हेतु किया था। राजा और देवता के नाम काफ़ी मिलते जुलते थे, और राजा स्वयं को ईश्वर के रूप में दिखाना चाहता था। उस समय के जो शासक थे, जो राजा थे, वो अपने आप को ईश्वर के रूप में दिखाना चाहते थे।
धार्मिक अनुष्ठान के जरिए मंदिर में एक देवता राजा राजदेव दूसरे देवता राज राजेश्वरम का सम्मान करता है। तो जो राजा है उसकी भी मूर्तियां बना दी जाती थी कि वो भी एक देवता है जो कि दूसरे देवता राज राजेश्वरम का सम्मान करता है, इस प्रकार से बना दिया जाता था। यहाँ पे एक शाही वास्तुशिल्पकार मुगल बादशाह शाहजहां के इतिहासकार ने शासक को साम्राज्य और धर्म की कार्यशाला का वास्तुशिल्पी बताया और मुसलमान सुल्तान तथा बादशाह स्वयं को भगवान के अवतार होने का दावा तो नहीं करते थे, किंतु फारसी दरबारी इतिहासकारों में सुल्तान का वर्णन अल्लाह की परछाई के रूप में हुआ है। तो यहाँ पे अल्लाह की परछाई के रूप में हुआ है और यहाँ दिखाया जाता है राजा राज। तो दिल्ली के एक मस्जिद के अभिलेख से पता चलता है कि अल्लाह ने अलाउद्दीन को शासक इसलिए चुना क्योंकि उसमें अतीत के महान विधिकर्ताओं मूसा और सुलेमान की विशिष्टताएं मौजूद थी, ऐसा उस अभिलेख में पता चलता है। ये दिखाई दे रहा है मस्जिद जो शाहजहानाबाद में शाहजहां द्वारा बनवाई गई थी और यहाँ किबला दिखाई दे रहा है जो मक्का की ओर एरो का निशान है, तो वो संकेत कर रहा है उधर ही मुँह करके ये नमाज अदा करते थे। फारसी शब्द आबाद और आबादी, फारसी शब्द आबाद और आबादी आब शब्द से निकला है जिसका अर्थ होता है पानी, उससे निकला है आब और आबादी। यहाँ पे ये हरमंदिर साहब का स्वर्ण मंदिर दिखाई दे रहा है और उसका ये सरोवर दिखाई दे रहा है, अमृतसर में स्थित है। सुल्तान इल्तुतमिश ने दिल्ली हुकूमना के एकदम निकट एक विशाल तालाब का निर्माण करके व्यापक सम्मान प्राप्त किया। तो ये सुल्तान इल्तुतमिश ने इसका निर्माण करवाया था जलाशय का। इस विशाल जलाशय को हौज और सुल्तानी अथवा राजा का तालाब कहा जाता था। इसे हौज और सुल्तानी अथवा राजा का तालाब कहा जाता था, जिसे सुल्तान इल्तुतमिश द्वारा बनवाया गया था। मंदिरों को क्यों नष्ट किया गया? राजा मंदिरों का निर्माण अपनी शक्ति, धन संपदा और ईश्वर के प्रति निष्ठा के प्रदर्शन हेतु करते थे। तो उस समय जो भी शासक या राजा होते थे वो अपनी शक्ति, धन संपदा और ईश्वर के प्रति अपनी निष्ठा को उजागर करने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए मंदिरों का निर्माण करवाते थे। और गजनी के सुल्तान महमूद राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। भारत में अपने अभियानों के दौरान उसने पराजित राजाओं के मंदिरों को अपवित्र किया तथा उनका धन और मूर्तियों को लूट लिया। उस समय सुल्तान महमूद कोई महत्वपूर्ण शासक नहीं था, लेकिन मंदिरों को नष्ट करके, खास तौर पर सोमनाथ का मंदिर, उसने एक महान इस्लामी योद्धा के रूप में श्रेय प्राप्त किया, क्योंकि जो मंदिर था सोमनाथ का उसको वहाँ पे उसने उसको लूट लिया। बाग, मकबरे तथा किले। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और विशेष रूप से शाहजहां साहित्य कला और वास्तुकला में व्यक्तिगत रुचि लेते थे। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां ये सभी साहित्य कला और वास्तुकला में ये रुचि लेते थे व्यक्तिगत रूप से। औपचारिक बागों की योजनाओं और उनके बनाने का खाका तैयार करने में बाबर ने अपनी रुचि का वर्णन किया है। और इन्होंने चार बाग शैली का प्रारंभ किया। चार समान हिस्सों में बटे होने के कारण चार बाग कहलाते थे। चार बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय से शुरू हुई। कुछ सर्वाधिक सुंदर
चारबागों को कश्मीर, आगरा और दिल्ली में जहांगीर और शाहजहां ने बनवाया था। तो इसने कश्मीर में भी बनवाया था। ये चारबाग, ये देखिए, ये जो निशान दिखाई दे रहा है ये चारबाग शैली है। बराबर भागों में बांटा गया है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। हुमायूं के मकबरे, हुमायूं के मकबरे में सबसे पहली बार देखने वाला केंद्रीय गुंबद जो बहुत ऊंचा था और मेहराबदार प्रवेश द्वार, इसको क्या कहते हैं, पिस्तक, मेहराबदार प्रवेश द्वार, पिस्तक, मुगल वास्तुकला के महत्वपूर्ण रूप बन गए। यह मकबरा एक विशाल औपचारिक चारबाग के मध्य में स्थित था। इसका निर्माण 8 स्वर्गों अथवा हस्तविहिस्त की परंपरा में हुआ। 8 स्वर्गों अथवा हस्तविहिस्त के परंपरा में हुआ, जिसमें एक केंद्रीय कक्ष 8 कमरों से घिरा था। इस इमारत का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ था। ये देखो लाल रंग का दिखाई दे रहा है, तो लाल बलुआ पत्थर से इसका निर्माण हुआ था। और जो सफ़ेद सफ़ेद दिखाई दे रहे हैं वो सफ़ेद संगमरमर के बने हुए हैं, जो किनारे किनारे में लगे हुए हैं। काबुल में चारबाग का खाका बनाते बाबर की 1990 में एक चित्रकारी जो दिखाई दे रही है काबुल का है। कैसे रास्ते एक दूसरे को काटती है, ये एक दूसरे को जो काट रही है और चारबाग की योजना है। और जो ये दिखाई दे रहा है वो हुमायूं का मकबरा है। ये हुमायूं का मकबरा है। 1562 व 1571 के बीच निर्मित हुमायूं का मकबरा ये है। फिर है दिल्ली में दीवान-ए-आम। ये जो दिखाई दे रहा है वो दीवान-ए-आम है। दीवान-ए-आम के सिंहासन का छज्जा, इसका निर्माण 1648 में पूरा किया गया था। शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व एक विशाल सद्भावपूर्ण संश्लेषण में मिला दिए गए। शाहजहां के शासन में अनवरत निर्माण कार्य चलता रहा और विशेष रूप से यह आगरा और दिल्ली में। तो ये जो दिखाई दे रहा है ये सार्वजनिक और व्यक्तिगत सभा हेतु समारोह कक्षों, दीवान-ए-खास और दीवान-ए-आम की योजना बहुत सावधानी पूर्वक बनाई गई थी। एक विशाल आंगन में, इसके सामने है, विशाल आंगन में स्थित ये दरवाजे चिह्न सुतून अथवा 40 खंभों के सभा भवन भी कहलाते थे। शाहजहां के सभा भवन विशेष रूप से मस्जिद से मिलते जुलते बनाए गए थे। जो शाहजहां के सभा भवन है मस्जिद से मिलते जुलते उसी तरह के दिखाई देने वाले वैसे बनाए गए थे। उनका सिंहासन जिस मंच पर रखा गया था उसे प्रायः किबला, नमाज के दौरान मुसलमानों के सामने की दिशा कहा जाता था। तो ये पश्चिम की ओर ही बनाते थे, जिसे कि मुसलमानों के वो नमाज की दिशा उधर ही मुँह करके उनको नमाज पढ़ना होता था। क्योंकि जिस समय दरबार चलता था उस समय प्रत्येक व्यक्ति उस ओर ही मुँह करके बैठता था। इन वास्तुकलात्मक अभिलक्षणों का इस ओर इशारा था कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि था। जो राजा, जो शासक बनते हैं ईश्वर के प्रतिनिधि हैं ऐसा मानते थे और उधर ही मुँह करके वो नमाज पढ़ा करते थे। शाहजहां ने दिल्ली के लाल किले के अपने नवनिर्मित दरबार में राजकीय न्याय और शाही दरबार के अंतर्संबंध पर बहुत बल दिया। बादशाह के सिंहासन के पीछे पित्रा-दुरा के जड़ाऊ काम की एक श्रृंखला बनाई गई है, जिसमें पौराणिक यूनानी देवता आर्फियस को वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया है। इसको पित्रा-दुरा कहते हैं। यहाँ पे पीछे की ओर जो दिखाई दे रहा है उसका सिंहासन है और यहाँ पे पीछे पित्रा-दुरा बनाया गया है। पित्रा-दुरा क्या होता है?
उत्कीर्णित संगमरमर अथवा बलुआ पत्थर पर रंगीन ठोस पत्थरों को दबाकर बनाए गए सुंदर तथा अलंकृत मुने होते हैं, जो कि संगमरमर और बलुआ पत्थर से बनाए जाते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट है, शासनकाल के आरंभिक वर्षों में शाहजहाँ की राजधानी आगरा थी। तो आरंभिक वर्षों में शाहजहाँ की राजधानी आगरा थी। चारबाग की योजना के अंतर्गत ही अन्य तरह के बाग भी थे, जिन्हें इतिहासकार नदी तट बाग कहते हैं, जो कि नदी के किनारे बनाए गए थे, उनको नदी तट बाग कहते हैं। इस तरह के बाग में निवास स्थान चारबाग के बीच में स्थित न होकर नदी के तटों के पास बाग के बिल्कुल किनारे होता था। तो नदी के किनारे किनारे ये बनाए जाते थे। शाहजहाँ ने अपने शासन की भव्यतम वास्तुकलात्मक उपलब्धि ताजमहल के नक्शे में नदी तट बाग की योजना अपनाई। तो ताजमहल के बगल में भी यमुना नदी बहती है, तो वो नदी तट बाग की योजना ही अपनाई गई। यहाँ सफ़ेद संगमरमर का मकबरा नदी तट के एक चबूतरे पर तथा बाग इसके दक्षिण में बनाया गया था। नदी पर सभी अभिजातों की पहुंच पर नियंत्रण हेतु शाहजहाँ ने वास्तुकलात्मक रूप से विकसित किया, जिससे बाग पर सभी की पहुंच हो सके और नदी पर भी सभी अभिजातों की पहुंच पर नियंत्रण हो सके। तो इस तरह से इसने बनाया गया। दिल्ली में शाहजहानाबाद में उसने जो नया शहर निर्मित करवाया, उसमें शाही महल नदी पर स्थित था। उसने एक शाही महल बनवाया जिसमें वो नदी पर स्थित था। केवल विशिष्ट कृपा पात्र अभिजातों जैसे उसके बड़े बेटे दारा शिकोह को ही नदी, ये ताजमहल दिखाई दे रहा है, और इसके पीछे में नर्मदा नदी बहती है। भी चारबाग इस स्टाइल में बनाया गया है। दारा शिकोह को ही नदी तक पहुँच थी। अन्य सभी को अपने घरों का निर्माण यमुना नदी से दूर शहर में करवाना पड़ता था। तो वहाँ पे सभी नहीं बना सकते थे अपना घर, उनको वहाँ यमुना नदी से दूर पर शहरों में अपना घर का निर्माण करवाना पड़ता था। क्षेत्र व साम्राज्य। 8वीं व 18वीं शताब्दी के बीच जब निर्माण संबंधी गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई, तो विभिन्न क्षेत्रों के बीच विचारों का भी पर्याप्त आदान प्रदान हुआ। एक क्षेत्र की परंपराएं दूसरे क्षेत्र द्वारा अपनाई गई। उदाहरण के लिए विजयनगर में राजाओं की गजशालाओं पर बीजापुर और गोलकुंडा जैसे आसपास की सल्तनतों की वास्तुकलात्मक शैली का बहुत प्रभाव पड़ा था। मथुरा के निकट स्थित वृंदावन में बने मंदिरों की वास्तुकलात्मक शैली फतेहपुर सीकरी के मुगल महलों से बहुत मिलती जुलती थी। तो जो बीजापुर और गोलकुंडा की जो वास्तुकलात्मक शैली था, उसका प्रभाव पड़ा, जिससे कि मथुरा के वृंदावन में बने मंदिर और फतेहपुर सीकरी के मुगल महल, इनसे मिलती जुलती हुई वहाँ की वास्तुकलात्मक शैली थी। ये डायग्राम में दिखाया गया है। ये बंगाल में शासकों के छप्पर की झोपड़ी का छत दिखाया गया है, जिसका जो गुंबद है वो मुगलों को यह बंगला गुंबद कहते हैं। ये उनको बहुत पसंद था, इसलिए उनके अधिकतर जो मस्जिद हैं कहीं भी, तो उन्होंने इसी बंगला गुंबद आकार को पसंद किया और इसका ही निर्माण बार बार करवाया है। जैसे अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी की कई इमारतों व गुजरात व मालवा की वास्तुकलात्मक शैलियों का प्रभाव दिखता है फतेहपुर सीकरी की इमारतों पर। ये जो चित्र दिखाई दे रहा है, फतेहपुर सीकरी के जोधाबाई महल में छत अलंकृत स्तंभ तथा टेक, यहाँ पे स्तंभ में पूरे अलंकृत हैं वहाँ पे, और ये गुजरात क्षेत्र से प्रभावित हुआ है। ये जो बनवाया गया है वो गुजरात के क्षेत्र से जो वहाँ पे बनवाए गए थे अलंकृत, उनसे प्रभावित होकर ये बनाया गया है। ये जो दिखाई दे रहा है वो फ्रांस का है। ये एक चर्च है।
इस शैली को गोथिक शैली कहा जाता है। 12वीं शताब्दी में फ्रांस ने आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे व हल्के चर्च का निर्माण के प्रयास शुरू किए। जो वास्तुकला की यह शैली है वह गोथिक नाम से जानी जाती है। इसमें खास क्या है कि इसमें नुकीले ऊंचे मेहराब बनाए जाते हैं, रंगीन कांच का प्रयोग किया जाता है और बाइबिल के लिए दृश्यों का चित्रण है, यहाँ पे उनका भी चित्रण करते हैं तथा उड़ते हुए पुश्ते इनका चित्रण है। दूर से ही देखने वाली ऊंची मीनारें और घंटी वाले बुर्ज बाद में चर्च में जुड़े। तो जो ऊंची घंटी वाले बुर्ज थे वो और ऊंची मीनारें थी वो बाद में जुड़ी हैं। इसका सर्वोत्तम उदाहरण जो इस वास्तुकलात्मक शैली है उसका सर्वोत्कृष्ट ज्ञात उदाहरणों में से पेरिस का नॉट्रेडम चर्च है। तो ये चैप्टर भी ख़त्म होता है। अब आता है नेक्स्ट चैप्टर। इसमें क्या है, नगर, व्यापारी और शिल्पीजन। इसमें प्रशासनिक केंद्र जो कि चोल वंश की राजधानी तंजावुर थी और वर्षों में 12 महीने बहने वाली कावेरी नदी यहाँ पे थी, जो कि वर्षों में 12 महीने बहा करती थी। वहाँ का पानी ख़त्म नहीं होता था। राजा राजराज चोल द्वारा निर्मित राजराजेश्वरी मंदिर, ये हमने पहले ही पढ़ चुका है। वास्तुकार कुंजर मल्लन, राजराज पेरुथचंद ये थे जो वहाँ के वास्तुकार थे। उसने गर्व से अपने नाम को मंदिर की दीवार पर उत्कीर्ण किया। मंदिर के भीतर एक विशाल शिवलिंग स्थापित किया। तो ये जो वास्तुकार थे उनका नाम भी मंदिर की दीवार पर उत्कीर्ण किया गया। मंडप बने अधीनस्थ के लिए आदेश जारी किया करते हैं। नगर में सैन्य शिविर भी बने हैं। यहाँ पे मंदिर और नगर, तंजावुर एक मंदिर नगर का भी उदाहरण है। तंजावुर को हम एक मंदिर नगर कह सकते हैं। यहाँ पे लुप्त मोम तकनीक भी अपनाई गई थी। लुप्त मोम में क्या होता है, ये जो चित्र दिखाई दे रहा है वो लुप्त मोम तकनीक से ही बनाई गई है। कांस एक मिश्र धातु होती है जो तांबे और रांगे टीन के मेल से बनती है। तो जो कांसा होती है और तांबे और रांगे के दोनों को मिला के ही बनाई जाती है। तो ये चोलकालीन कांस्य मूर्तियाँ है जो लुप्त मोम तकनीक से बनाई जाती है। इसमें पहले एक आकार दिया जाता है और इसमें जो एक चिकनी मिट्टी होती है उसको जो एक आकार जैसे मोम का एक हम प्रतिमा बनाते हैं और उसमें चिकनी मिट्टी को पूरी तरह से उसके ऊपर कवर कर देते हैं, मतलब उसको लीप देते हैं और सुखा देते हैं। उसके बाद जो मोम होता है उसको पिघला लेते हैं गरम करके और मोम को पूरी तरह से निकाल दिया जाता है। उसमें से एक जो हम ऊपर कवर करते हैं चिकनी मिट्टी का, उसमें एक छोटा सा छिद्र बचा के रखते हैं और फिर उसे निकाल लेते हैं। उसके बाद हम उसमें जो कांसा होती है, कांसा की मिश्र धातु होती है, उसे हम उसमें उसी छिद्र से फिर से डाल देते हैं और जब वो धातु ठंडी हो जाती है, पूरी तरह से ठोस हो जाती है, तो जो चिकनी मिट्टी ऊपर होती है उस आवरण को सावधानी पूर्वक से हटा लेते हैं, जिससे कि जो प्रतिमा होती है वो क्लियर होती है और उसमें कोई भी खरोंच नहीं लगती। तो इस प्रकार से ये लुप्त मोम तकनीक होती है जिसमें कि मोम का प्रयोग होता है, इसे ही लुप्त मोम तकनीक कहते हैं। कांस्य मूर्ति, एक कांस्य मूर्ति है जिसमें सर्प के सिर पर पैर रखा हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस कृष्ण जी की है, जिसमें श्री कृष्ण को नाग राक्षस कालिया को काबू करते दिखाया गया है। जो कालिया नाग था उसको काबू करते हुए दिखाया गया है कृष्ण जी को।
तो सुप्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती 12वीं सदी में यहाँ पे बस गए थे और तभी उनके दर्शनार्थी एवं श्रद्धालु मतों के हुआ करते थे। ये अजमेर के पास पुष्कर सरोवर है जहाँ प्राचीन काल से ही तीर्थयात्री आते रहते थे। तो जो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती है वो भी वहाँ बस गए थे। देखते हैं मंडपिका। मंडपिका किसे कहा जाता है? बाद में जिसे मंडी कहा जाने लगा वो है मंडपिका। हट, हट मतलब बाजार या दुकान, जिसे बाद में हाट कहा जाने लगा। मंडपिका मंडी, हट मतलब हाट। और बाजारों पर भी टैक्स लगाया जाता था। बड़े और छोटे व्यापारी, यहाँ पे लकड़ी पे एक जो कारीगर है वो नक्काशी कर रहे हैं, पर डिज़ाइन बना रहा है। बड़े और छोटे व्यापारी जो उनमें बंजारे लोग भी शामिल थे, जो व्यापारी थे उसमें बंजारे लोग भी शामिल थे। और व्यापार संघ उसको गिल्ड कहा जाता था। तो गिल्ड याद रखिएगा, गिल्ड क्या है? व्यापार संघ। दक्षिण भारत में 8वीं शताब्दी और परवर्ती काल में अनेक ऐसे संघ थे। जो गिल्ड हैं व्यापार संघ, वो 8वीं शताब्दी में अनेक ऐसे संघ थे। उनमें सबसे प्रसिद्ध मणिग्रामम और नाना देशी था। तो जो गिल्ड है या व्यापार संघ है सबसे प्रसिद्ध क्या था? मणिग्रामम और नाना देशी। काबुल और कांधार सुप्रसिद्ध रेशम मार्ग से जुड़े हुए थे। साथ ही यह घोड़ों का व्यापार भी मुख्य रूप से इसी मार्ग से करते थे। तो काबुल और कांधार ये सुप्रसिद्ध रेशम मार्ग थे और घोड़ों का व्यापार भी ये करते थे। नगरों में शिल्प, ये जो दिखाई दे रहा है आपको एक मोमबत्ती दान, इसमें कुछ काले रंग की भी दिखाई दे रही है बीच बीच में भरा हुआ। तो ये मोमबत्ती दान ये कहाँ? बीदर के शिल्पकार तांबे और चांदी की जुड़ाई का काम करते थे, जो कि विश्व प्रसिद्ध था। और इस कारण से जो ये कला थी उसका नाम बीदरी पड़ गया। तो पांचाल या विश्वकर्मा समुदाय में सुनार, कसेर, लोहार, राजमिस्त्री, बढ़ई शामिल थे और ये इसका निर्माण करते थे। ये मोमबत्ती दान है। और यहाँ पे शॉल का बॉर्डर दिखाई दे रहा है, ये भी एक व्यवसाय था। और यहाँ पे इसको बुनकर लोग वस्त्र निर्माण करते थे। कपास को साफ करते थे, काटना, रंगना, इनका एक स्वतंत्र व्यवसाय था बुनकरों का। यहाँ पे हम्पी, मसूलीपट्टनम और सूरत, इनकी वास्तुकला का सौंदर्य देखते हैं। तो हम्पी नगर, ये कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों की घाटी में स्थित है। यह नगर 1336 में स्थापित विजयनगर आपने सुना होगा, एक सीरियल भी आता था। तो कृष्णदेवराय और विजयनगर साम्राज्य का केंद्र स्थल था। किलेबंदी उच्च कोटि की थी। यहाँ पे किले की दीवार के निर्माण में कहीं भी गारे, चूने जैसे किसी भी जोड़ने वाले मसालों का प्रयोग नहीं किया गया था। यहाँ जो पत्थर के टुकड़े थे उनको एक दूसरे में फंसाकर बनाया गया था, जो कि बहुत ही मजबूत थी। हम्पी की हाथी की टूटी हुई दीवार का बुर्ज, यहाँ बुर्ज का दृश्य दिखाई दे रहा है। और ये हम्पी की टूटी हुई दीवार है, ये हम्पी की टूटी हुई दीवार है। और यहाँ पे ये जो बुर्ज दिखाई दे रहा है इस दीवार से। यहाँ पे हम्पी की वास्तुकला विशिष्ट प्रकार की थी। वहाँ के शाही भवनों में भव्य मेहराब और गुंबद थे और सुनियोजित बाग बगीचे भी थे। कमल और टोडों की आकृति वाले मूर्तिकला के नमूने थे। यहाँ पे जो रथ दिखाई दे रहा है, महानवमी पर्व जो आज दक्षिण में नवरात्रि पर्व कहलाता है, उन दिनों हम्पी में एक अन्य महत्वपूर्ण पर्व माना जाता था। और यहाँ पे ये जो नवरात्रि पर्व है वो महत्वपूर्ण पर्व माना जाता था।
यहाँ पे विजयनगर के शासकों को जलाशयों एवं नहरों के निर्माण में काफ़ी रुचि थी। इनको जो जलाशय थे और नहर के निर्माण में इनको काफ़ी रुचि थी। यहाँ पे ये जो रथ है वो पत्थर का बना हुआ है। हम्पी के विट्ठल मंदिर में बनाया गया है पत्थर का रथ। कितने डिजाइन से, कितने अच्छे से पत्थरों को काट काट कर बनाया गया है। 1565 में दक्कनी सुल्तानों गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बरार और बीदर के शासकों के हाथों में विजयनगर की पराजय के बाद हम्पी का विनाश हो गया। तो जो ये शासक के हाथों में पराजय, ये इनसे पराजय करने के बाद ही हम्पी का विनाश हो गया। अब सूरत, हम्पी पढ़ लिए सूरत। सूरत, इसमें ये एक व्यापारिक केंद्र भी था। तो सूरत ओरमुज की खाड़ी से होकर पश्चिम एशिया के साथ व्यापार करने के लिए मुख्य द्वार था। सूरत को मक्का का प्रस्थान द्वार भी कहा जाता था, क्योंकि बहुत से हज यात्री जहाज से यहीं से रवाना होते थे। 17वीं शताब्दी में वहाँ पुर्तगालियों, डचों और अंग्रेज़ों के कारखाने और माल गोदाम थे। हुंडी किसे कहते हैं? इस शब्द का मीनिंग याद रखिएगा। एक ऐसा दस्तावेज जिसमें एक व्यक्ति द्वारा जमा कराई गई रकम दर्ज रहती थी। हुंडी को कहीं अन्यत्र प्रस्तुत करके जमा की गई राशि प्राप्त की जा सकती थी। यह उस समय इसलिए यूज होता था क्योंकि अगर कोई कहीं दूर जा रहा है व्यापार करने, तो बीच में अगर कोई लुटेरे हैं और पैसे लूट लिए, तो इस समय जो हुंडी होता था वो यहाँ पे हम दर्ज करा लेते थे। और कहीं दूर जा रहे हैं अन्यत्र, तो वहाँ पे जो हुंडी, जो एक कागज़, एक पर्ची रहता था, उसको दिखाने पे वहाँ पे हमको राशि प्राप्त हो जाती थी, वो होता है हुंडी। जैसे आजकल एटीएम हो गया है, लेकिन उसमें हुंडी का यूज होता था। किंतु 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में सूरत का भी अधपतन प्रारंभ हो गया। इसके कई कारण थे। सूरत का पतन होने का मुगल साम्राज्य के पतन के कारण बाजारों तथा उत्पादकता की हानि, पुर्तगालियों द्वारा समुद्री मार्गों पर नियंत्रण हुआ, बम्बई से प्रतिस्पर्धी, जहां 1668 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना मुख्यालय स्थापित कर लिया था। इस कारण से सूरत का पतन हो गया। वहाँ की उत्पादकता की हानि हो गई, समुद्री मार्गों पर पुर्तगालियों का नियंत्रण हो गया, इस प्रकार सूरत का पतन हो गया। और मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम नगर कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित है। 17वीं शताब्दी में यह भिन्न भिन्न प्रकार की गतिविधियों का नगर था। यहाँ पे हॉलैंड और इंग्लैंड दोनों देशों की ईस्ट इंडिया कंपनी ने मसूलीपट्टनम पर नियंत्रण करने का प्रयास किया। दोनों ही कोशिश कर रहे थे और वह आंध्र प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण पतन था। मसूलीपट्टनम का किला हॉलैंड वासियों ने बनवाया था। जो मसूलीपट्टनम का किला है उसको हॉलैंड वासियों ने बनवाया था। गुमास्ता किसे कहते हैं? यूरोपीय ट्रेडिंग कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों के प्रभारी अधिकारी। जो यूरोपीय ट्रेडिंग कंपनियों के व्यापारी अधिकारी थे उनको गुमास्ता कहते हैं। गोलकुंडा के कुतुबशाही शासकों ने कपड़े, मसाले और अन्य चीज़ों की बिक्री पर शाही एकाधिकार लागू किया था, जिससे कि वहाँ का व्यापार पूरी तरह ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में न चला जाए। इसलिए न गोलकुंडा के कुतुबशाही शासकों ने ऐसा किया था। जब मुगलों ने गोलकुंडा तक अपनी शक्ति बढ़ा ली, तो उनके प्रतिनिधि सूबेदार और जुमला ने, जो कि स्वयं एक सौदागर था, हॉलैंड वासियों और अंग्रेज़ों को आपस में भिड़ाना शुरू कर दिया। और 1686-87 में मुग़ल बादशाह औरंगजेब ने गोलकुंडा को मुग़ल साम्राज्य में मिला लिया। तो इस प्रकार से मुग़ल बादशाह ने गोलकुंडा को भी मुग़ल साम्राज्य में मिला लिया। नए नगर और व्यापारी। 16वीं और 17वीं शताब्दियों में यूरोप के देश व्यापारिक उद्देश्य से मसालों के लिए कपड़ों की तलाश में लगे हुए थे, जो यूरोप और पश्चिम एशिया दोनों जगह लोकप्रिय हो गए थे। यूरोपीय कंपनी ने समुद्री व्यापार पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए अपनी नौशक्ति का प्रयोग किया और भारतीय व्यापारियों को अपने एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए मजबूर कर दिया था। और इसके बाद
अंग्रेज उपमहाद्वीप में सर्वाधिक सफल वाणिज्यिक एवं राजनीतिक शक्ति के रूप में उभर कर स्थापित हो गए। क्योंकि ये भारतीय व्यापारियों को एजेंट के रूप में इसने मजबूर कर दिया। 18वीं शताब्दी में बम्बई, कलकत्ता, मद्रास नगरों का उदय हुआ और ब्लैक टाउन्स क्या होता है? ब्लैक यानी देसी व्यापारियों और शिल्पकारों को इन ब्लैक टाउन्स में, ब्लैक यानी देसी होता है, देसी, तो इन व्यापारियों और शिल्पकारों को इन ब्लैक टाउन्स में सीमित कर दिया गया। इस प्रकार जबकि गोरे शासकों ने मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज और कलकत्ता में फोर्ट सेंट विलियम्स की शानदार कोठरियों में अपना आवास बनाए। ये 19वीं शताब्दी में बम्बई का एक सड़क का दृश्य है, मुंबई का। यहाँ पे वास्को डी गामा के बारे में बताया गया है। 15वीं शताब्दी में यूरोपीय नाविकों द्वारा समुद्री मार्ग खोजने के अभूतपूर्व कार्य के लिए उसमें से अनेक नाविक भारतीय उपमहाद्वीप पर पहुंचने का मार्ग खोजने के और मसाले प्राप्त करने की इच्छा से प्रेरित थे। लेकिन जो पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा था, वो अटलांटिक महासागर के किनारे यात्रा करते हुए केप ऑफ गुड होप से निकलकर हिंद महासागर को पार किया और भारत पहुंचा था। इसने समुद्री मार्ग की खोज की थी। ये वास्को डी गामा का चित्र दिखाया गया है यहाँ पे। तो ये चैप्टर ख़त्म होता है। यहाँ पे मंदिर, नगर, ब्लैक टाउन्स भी पूछा गया है। वाणिज्यिक केंद्र ये सब क्या होते हैं, इन शब्दों के अर्थ आप याद रखिएगा। नेक्स्ट चैप्टर है जनजातियाँ खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। तो आज की क्लास में इतना ही। आप अब इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे इसमें जितने वीडियो अपलोड होंगे उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। क्लास को पूरा देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।